हे गुड मॉर्निंग। आज हमारी फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पे और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेशन होता है, इसमें जो विक्टिम होती है जो विवाहित व्यक्ति होता है वह हमेशा इसके अंदर एक महिला होती है, लेकिन जो ऑफेंडर होता है इसमें ऑफेंडर शब्द यूज नहीं किया गया, प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट शब्द यूज किया गया है, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, एक माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, एक भाई भी हो सकता है, एक पिता भी हो सकता है। लेकिन जो प्रत्यर्थी होता है वो एक महिला होती है, एक पुरुष नहीं हो सकता है। और ये जो आया था डोमेस्टिक वायलेशन, ये 2005 में 13 सितंबर को आया था। और मतलब 13 सितंबर को इसको स्वीकृति मिली थी एंड 2006 एंड 26 अक्टूबर को इसको मतलब इफेक्ट के अंदर आया था, है ना। तो इसका मेनली जो पर्पस है डोमेस्टिक वायलेशन का, इसका मैं आपको थोड़ा बताती हूँ बैकग्राउंड में जाके कि पहले डोमेस्टिक वायलेशन को लोग एक अपराध नहीं समझते थे। समटाइम डोमेस्टिक वायलेशन की हाँ ये नॉर्मल है, लेकिन समटाइम समझते थे एक टाइम पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेशन जो लोग थे कि हाँ ये तो नॉर्मल ही है, लेकिन ये नॉर्मली कहीं ना कहीं आदमी को अंदर से मतलब उसको उसकी फिजिकली या फिर उसकी फीलिंग्स होगी, भावनाओं को आहत करने लगा। तब जाकर ये सबसे पहले अमेरिका के अंदर आया था। फिर क्योंकि मोस्टली ये लगता है कि हाँ औरत के ऊपर अत्याचार करना या फिर औरत को नॉर्मली कुछ बोलना या ताने मारना, ये सब कुछ समटाइम एक टाइम था देखिए, तब नॉर्मली अगर आपको कोई चीज आहत कर रही है आपकी भावनाओं को तो उसको नॉर्मल लिया जाता, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। तो इसके लिए हम डोमेस्टिक वायलेशन लेके आए थे। और मोस्टली क्या होता है जैसे कि फैमिली होती है, अब सब फैमिली मेंबर में रहते हैं, तो कोई ना कोई एक दूसरे को मतलब किसी भी चीज का टॉर्चर किया जाता है। मेनली हम देखा जाए तो कोई बहू है, उसको आप उसकी सास है ताने मार रही है या कलमुई बोल रही है या फिर वो एक लड़का पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता। तो वो एक घरेलू हिंसा के अंदर आ रहा था और उसको उससे पहले इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन ये घरेलू हिंसा के अंदर आता है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेशन बनाया गया था। इसको ऐसे भी ये तो एक मतलब ये जेंडर बाइस एक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव तो करता ही ना कि हाँ न कि क्या पुरुष ही घरेलू हिंसा कर सकता है, मतलब क्या महिला के साथ घरेलू हिंसा हो सकती है, पुरुष के साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती। लेकिन अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और तो ये अपने जो वो संविधान है उसके जो आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल 15 वगैरह, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, इसके अंदर चार चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रारंभिक, इसमें कि कहाँ लागू होता है कहाँ लागू नहीं होता। फिर इसे घरेलू हिंसा के डेफिनेशन थे। फिर एक संरक्षण, 5 चैप्टर संरक्षण अधिकारी की, इसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे। फिर आती है अनुतोष प्रक्रिया की जो भी विवाहित व्यक्ति है उसको क्या अनुतोष दिया जाएगा, किसके द्वारा अनुतोष दिलाया जाएगा। उसके बाद आता है मिसलेनियस। तो इसके 5 चैप्टर है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये कहाँ लागू होता है। तो ये लागू होता है पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में अब ये पूरे भारत में लागू होता है। और इसका जो सबसे पहले मैंने सेक्शन 2 खोला है आज, क्योंकि मैं आज ओनली सेक्शन 2 पढ़ाऊंगी, थोड़ा बड़ा भी है तो मैं इसी को कवर कर पाऊंगी। तो इसका ऑब्जेक्ट है, मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाती हूँ कि ये जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित और संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को अधिक प्रभावी व संरक्षण वो उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। टोटली ये है कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार प्रत्याभूत है, जो राइट गारंटेड है, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये बनाया गया है। और जो कुटुंब के भीतर मतलब फैमिली के अंदर जो भी प्रॉब्लम से लाइक कोई भी अगर पीड़ित है, कोई भी घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो उसके लिए बनाया गया है। तो आओ हम सबसे पहले एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एग्रीड पर्सन मीन्स, यहाँ मीन्स का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मीन्स कि ये सफिशिएंट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। अगर ये इंक्लूड होता तो ये सफिशिएंट नहीं होती, एग्जॉस्टिव नहीं होती, लेकिन ये एग्जॉस्टिव है ना। तो मीन्स एनी वुमन मतलब कोई भी महिला, इसमें जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी की पत्नी हूँ तभी मेरे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेशन हो, लेकिन अगर मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो मेरे अगेंस्ट हो सकता है। तो
इसमें लगा एनी वुमन हु इज हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशन एक घरेलू नातेदारी में रह रही है द रिस्पोंडेंट के साथ में रह रही है and who alleged to have been subjected to any act of domestic violation by the respondent, जो कि उसके साथ वो रह रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेशन कर चुका है उसके साथ में ना। अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं एक बार हम कि ऐसी कोई महिला अभिप्रेरित है जो प्रत्येक की घरेलू नातेदारी में है। इसमें लिखा कि वो उस टाइम है या फिर है या रही है या पहले कभी रही है। आप इन शब्दों पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दोगे कि वो घरेलू नातेदारी में है या पहले रही है और इसका अभिकथन है कि वो प्रत्येक द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। इसमें ये जरूरी नहीं कि वो अभी रह रही हो, वो पहले रह चुकी हो, तब भी हम इसमें कर सकते। उसके बाद चाइल्ड, इसमें चाइल्ड का मतलब क्या, एक सेकेंड, ओके। चाइल्ड का मतलब, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इंक्लूड एनी अडॉप्टेड स्टेट एंड फोस्टर चाइल्ड। मतलब फोस्टर चाइल्ड का इसमें तीन तरह के पोषित बालक जिसका हम पालन पोषण कर रहे हैं ना, एक सोतेला एक दत्तक जिसको हमने अडॉप्ट किया, इसके अंदर वो चाइल्ड इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म ऑफ सेक्शन 22। ओके, इसमें कंपनसेशन का मतलब होता है कि जो भी विवादित व्यक्ति है, पीड़ित को जिसमें पीड़ित है उसको विवादित व्यक्ति बोला गया है, तो उसको जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन हम 22 के अंदर उसको दिलाएंगे। फिर कस्टडी ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म ऑफ सेक्शन 21। इसके जो कस्टडी ऑर्डर है इसके बारे में मतलब अभिरक्षा आदेश, इसके बारे में हम 21 के सेक्शन 21 में पढ़ेंगे। फिर एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि अगर मैं हूँ, मेरे साथ में लाइक ए और बी है और ए ने बी के साथ में कुछ घरेलू हिंसा किया है ना, ए ने बी के साथ में ना, तो बी अपनी जो भी सूचना रिपोर्ट देगी, अपने बारे में बताएगी मेरे साथ में ये हुआ है, तो हम उसको एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलेंगे। मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये होती है मतलब हम जैसे कि 154 है आईपीसी का, सीआरपीसी का, तो उसके अंदर हम रिपोर्ट करवाएंगे तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसके द्वारा रिपोर्ट होती है। उसके अंदर रिपोर्ट होती है रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन। किसके द्वारा? एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा की जाएगी। हम एक बार इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी के अंदर पढ़ना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेरित है जो किसी व्यवस्थित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, ओके, जो घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर तैयार की गई है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में तैयार की गई है। उसके बाद है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जो उसमें डोमेस्टिक मतलब कैसे रह रहे वो लोग, मतलब डोमेस्टिक मतलब उनका रिश्ता क्या है, वो लोग जहाँ रह रहे उनका रिलेशनशिप क्या है। ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं किसी समय वह रह चुके हैं। तो इसमें कौन कौन हो सकता है? समरसता, विवाह या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है, एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के। इसमें जो अविभक्त कुटुंब बोला गया है ये किसको बोला गया है? ये जॉइंट फैमिली, जो फैमिली मेंबर के साथ में रह रहे हैं, तो हम इसको इंग्लिश में लर्न करते हैं कि मीन्स है रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव मतलब रह रहे हैं, लिव हैव रह चुके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टूगेदर इन शेयर household when they are related to by conjugal marriage or through a relationship in nature of marriage। मतलब जो इनके बीच में एक शादीशुदा वाला रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हो कि इसके अंतर्गत लिविंग रिलेशनशिप भी आता है। अगर कोई बंदा लड़का या लड़की है वह या तो ऐसे दत्तक की तरह मतलब ऐसा बिहेव हो रहा है, ऐसा नेचर में आ रहा है कि या तो ये अडॉप्टेड है या फिर इनकी शादी हो रखी है या फिर इनका ये इसमें बोला गया था कि एक सेकेंड लिव टूगेदर इन हाउस होल्ड व्हेन द मैरिज है ना, हाँ, कि वो उसमें कि उनका ब्लड रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड वो अडॉप्टेड भी हो सकते हैं। देन वो एक
शादीशुदा उनका जो आचरण है, मतलब वो शादी उनकी जो रिश्ते की प्रकृति है वो ऐसी हो, ये 3 तरह की बताई गई है इसके अंदर, और एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। उसके बाद आता है डोमेस्टिक वोलेशन हैज द सेम मीनिंग एज अ साइन इट टू इट एंड सेक्शन 3। इसकी जो डोमेस्टिक वोलेशन की अगर आपको पूछे कि इसकी परिभाषा कहाँ है, तो आपको सेक्शन 2 नहीं बताना है, आपको सेक्शन 3 बताना है, क्योंकि उसके अंदर डिफाइन किया गया। उसके बाद डोवरी। डोवरी क्या होती है? इसमें बोला गया था डोवरी का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का जो 28वां अधिनियम की धारा 2 के अंदर जो बताया गया है। उसके बाद था मजिस्ट्रेट कौन होता है? देखो, मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एज द केस में बी metropolitan magistrate exercise jurisdiction under the code criminal procedure in the area where the aggrieved person। इसमें बोला गया था कि ये दो बंदे नहीं, मजिस्ट्रेट साहब है, ये दो मजिस्ट्रेट, 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, तो ये दोनों कर सकते हैं जहां पर वो एग्रीव्ड पर्सन टेम्परेरी रहा है या अदरवाइज या अन्यथा है, या जो रिस्पोंडेंट है वो वहां रहा है डोमेस्टिक वोलेशन का, जहाँ जिस प्लेस पर डोमेस्टिक वोलेशन हुआ है। देखो, एक तो जहाँ एग्रीड पर्सन है, रिस्पोंडेंट है, और जहाँ वो चीज घटना घटित हुई है, जहाँ ये डोमेस्टिक वोलेशन हुआ है। आओ मैं आपका हिंदी में बताती हूँ कि जिसमें व्यवस्थित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, या फिर जहाँ रिस्पोंडेंट का प्रत्यर्थी निवास करता है, या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित है कि जहाँ घरेलू हिंसा हुई है वहां। उसके बाद बोला गया था कि ये दोनों मजिस्ट्रेट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बता रहा है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया और एक महानगर मजिस्ट्रेट। ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं मेडिकल फैसिलिटी मीन्स सच फैसिलिटी एज अ मे बी नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट टू मेडिकल फैसिलिटी टू पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इसमें बोला गया था कि जो कोई भी जो व्यवस्थित व्यक्ति है उसको अगर फिजिकली कोई मेंटली टॉर्चर किया गया है, उसको कैसे भी कुछ भी किया गया है, तो जो मेडिकल यहाँ से रिपोर्ट अपन आगे भेजेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये जो मेडिकल होगा इसमें लिखा हुआ है ये नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जरूर याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट का होना के द्वारा नोटिफाइड। उसके बाद है मॉनेटरी रिलीफ। इसमें देखो, जो अव्यवस्थित व्यक्ति है, मैंने बताया व्यवस्थित व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि पत्नी ही आए। अगर मैं किसी की बेटी हूँ तो मैं भी आ सकती हूँ, मैं किसी की बहन हूँ मैं आ सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि मॉनेटरी रिलीफ अगर किसी बंदी के साथ में अगर घरेलू हिंसा हुई तो हम उसको मॉनेटरी रिलीफ तो देंगे ही ना। तो मॉनेटरी रिलीफ इसके अंदर बताया गया है। तो पहले हम हिंदी में पढ़ते कि ऐसा प्रतिकर अभिव्यक्ति है जिसके कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित व्यक्ति द्वारा उपगत हुए हों मतलब उसके द्वारा जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है कुछ उसके द्वारा। और दूसरी बात इसमें बोला गया था कि उसके द्वारा सहन की गई हानियों इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा का मतलब होता है इच्छा, या वो चाहता है कि उसको ये मिले आवेदन की सुनवाई के दौरान या किसी भी प्रकरण पर। देखो, ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि हम जो दंडनीय अनुतोष होगा, जो मॉनेटरी रिलीफ होगा, कि हम फाइनल रिजल्ट के बाद, जजमेंट आने के बाद, नहीं भाई, ये आपको आवेदन की सुनवाई के समय किसी भी प्रकरण पर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी स्टेज पर व्यवस्थित व्यक्ति को संधाई करने के लिए प्रत्यर्थी को हम आदेश दे सकेगा। देखो, इसमें कहा है ये मॉनेटरी रिलीफ। ओके, means the compensation which the magistrate may order the respondent to pay the aggrieved person at any stage during the hearing of application seeking any relief under this act to meet expense incurred and losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violation. Okay, इसके बाद था नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट एक्सप्रेस नोटिफाई शेल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। इसमें बोला गया था कि जो नोटिफिकेशन आता है हमारे ऑफिशियल गजट में, उस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया। प्रिस्क्राइब का कि जो इस एक्ट के अंदर जो भी रूल है वो प्रिस्क्राइब्ड है,
Protection officer means an officer appointment by the state government under subsection 1 of the section 8. जो इसका जो सेक्शन 8 है इसका सबसेक्शन 1 होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है. प्रोटेक्शन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर मेड इन टर्म ऑफ सेक्शन 8. जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो सेक्शन 8 में डिफाइन है. उसके बाद द रेजिडेंस ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 19. उसके बाद रिस्पोंडेंट कौन होता है. ओके लेट्स सी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पोंडेंट मीन्स एनी अडल्ट मेल पर्सन हु इज इसमें पढ़ लेती हूँ. means any adult male person who is or has been in a domestic relation with the aggrieved person. जो रह चुका है या मतलब रह रहा या रह चुका है aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act. ओके इसमें लिखा हुआ कि any adult person कि कोई भी जो अडल्ट है जो घरेलू नातेदारी में है या रहा है तो उसके विरुद्ध हम अनुतोष चाह सकते हैं. ओके इसके अंदर जो ये प्रत्यर्थी है प्रत्यर्थी मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है वो ये है कि इसमें तो ये बता रखा है लेकिन इसकी जगह अमेंडमेंट हुआ है अभी आया नहीं. इसमें किसी केस मतलब केस है एक है हीरत हरसोला वर्सेस कुसुम नरतोष दास हरसोला 2016 केस है सुप्रीम कोर्ट. इसमें जो ये लिखा हुआ है एनी अडल्ट इसकी जगह एनी पर्सन हो गया है. एनी पर्सन में कोई भी आ सकता है भाई. इसमें क्या था पहले एनी अडल्ट में ये आ रहा था ओनली कि कोई मेल पर्सन नहीं. मेल पर्सन के अलावा भाई सास हो सकती है ननद हो सकती है भाई हो सकता है पिताजी हो सकते हैं कोई भी आ सकता है. तो इस केस के अंदर बताया गया था. मैं केस का नाम एक बार फिर से रीड कर देती हूँ. हाँ इसमें हीरालाल हरसोला वर्सेस कुसुम दास हरसोरा या हरसोला है 2016 का ये केस. तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था इस चीज को कि ये एनी अडल्ट नहीं है ये एनी अडल्ट मेल नहीं है या कोई भी एनी पर्सन करके इसको रिप्लेस किया गया. एनी पर्सन है इसके जगह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. उसके बाद आता है इसका प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट एनी एग्रीड वाइफ इसमें ऊपर बता रखा है कि कोई भी किसी भी वुमन के साथ में हो रहा है लेकिन यहाँ कौन सी वुमन है जो आपकी पत्नी है. वाइफ फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप नेचर ऑफ मैरिज. इसका मतलब है भाई कि आपकी पत्नी तो भाई से लेकिन कोई फीमेल है मतलब कोई लड़की है जो आपके साथ में रह रही है और आपके साथ में रहने की जो प्राकृतिक है वो ये चीज. ओके हम कहाँ गए थे. सॉरी फॉर डिस्टर्ब. एक सेकेंड. हम है क्यू के जो प्रोविजन है यहाँ है एग्रीड वाइफ हो गया फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. तुम्हारे साथ में लिव इन ए रिलेशनशिप में रह रही है और उस रिलेशनशिप में जो रह रही है उसका जो नेचर है वह एज अ मेरी है. तो हम उस हस्बैंड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. इसमें बोला गया था कि महिला भी पति के अगेंस्ट या पुरुष भागीदार के किसी जो पुरुष उसमें रह रहा है तुम्हारे साथ में रह रहा है तुम उसके नातेदार के विरुद्ध भी शिकायत फाइल कर सकती हो. दैट ओके. सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी एंटाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 10. सर्विस प्रोवाइडर आगे पढ़ेंगे. उसके बाद शेयर हाउस होल्ड. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से पढ़ना. मैं सबसे पहले आपको हिंदी में पढ़ाती हूँ. ओके ऐसी गृहस्थी अभिप्रेरित है जहाँ विवाहित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में. ओके जहाँ विवाहित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में रहता है घरेलू नातेदारी में या अकेले या प्रत्येक के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है. इसमें बोला गया था कि तो अकेले या फिर जो रिस्पोंडेंट में रह चुका है इसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है चाहे उस विवाहित व्यक्ति और प्रत्येक मतलब जो विवाहित व्यक्ति है प्रत्येक मतलब ऐसी जो जॉइंटली ओनर है मतलब जॉइंटली रह रहे या किसी किरायादारी में है उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायादारी में है.
और उसके संबंध में या तो व्यवस्थित व्यक्ति या प्रत्यर्थी दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हक, हित या साम्य रखते, जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त का मतलब होता है हिंदू फैमिली, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला गया है, का अंग हो सकती है, जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यवस्थित व्यक्ति उस गृहस्थी में कोई अधिकार या हक या एक सदस्य है, जिसका प्रत्यर्थी कुटुंब का अंग हो सकती है, जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उस प्रत्यर्थी या व्यवस्थित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई, मतलब इस बात पर आपका जरूरी नहीं कि उसमें कोई अधिकार, हक, हित ये सब कुछ हो। ओके, इसका एडिशन करते हैं। शेयर्ड हाउसहोल्ड मीन्स एनी household where the person a group lives at any state has lived in domestic relationship either singly along with the respondent and includes such a household whether owned or tenant either jointly by the aggrieved person and the respondent on owned and tenanted by the tenant किराएदारी by either of them in respect of which either aggrieved person of the respondent or both jointly singly have any right, title, interest, equity into such household which may belong to the joint family or which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent of the aggrieved person has any right, title, interest in shared household। तो इसके अंदर ये हो सकता है, ये है कि वो मतलब साझी गृहस्थी की ये एक डेफिनेशन है। इसके अंदर हो सकता है कि वो लोग जॉइंटली रह रहे हो या फिर अकेले रहे हो, प्रत्येक के संयुक्त स्वामित्व में या किरायादारी में, कि वो किसी के भी अंडर रह रहे हो। फिर है शेल्टर होम मीन्स एनी शेल्टर होम एज एन बी नोटिफाइड, मतलब ऐसा कोई भी होम जिसको नोटिफाई किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी एज अ हेल्ड होम फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जो इस एक्ट के पर्पस के लिए उसको नोटिफाई किया गया है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में या इसी के अंदर। ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसको मैं अपलोड करूँगी एंड दिस इज माई फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब। चलो बाय बाय।